वेल सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है दोस्तों? गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, कैसी चालू है आपकी पढ़ाई? और हमारे रिवीजन लेक्चर्स कैसे लगे? अभी तक के दो दो लेक्चर्स हो गए, कैसे लगे? अच्छे लगे? तो चलिए, ओके, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। आर यू रेडी? यस और नो? लंबी सांस लो और कहो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करने। तो इस बार जीएसटी में 40 बार, उसके नीचे आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी जो आपको एग्जाम के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है वो बस इतनी है कि फटाफट रिवीजन वीडियोस देखो और क्वेश्चन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन आंसर राइटिंग पे ज़्यादा प्रैक्टिस करो। राइटिंग राइटिंग राइटिंग, फाइटिंग विथ राइटिंग, ये ध्यान में रखना। फाइटिंग विथ राइटिंग, जितना ज़्यादा लिख के देखोगे उतना आपको हेल्प होगा। हम यहाँ पे क्वेश्चन या डिस्कशन भी देखेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से देखेंगे। और मैं जो मेरे क्वेश्चन है एग्जिस्टिंग बैच के रिकॉर्डेड सेशंस है, नया क्वेश्चन है वो मैं आपको दूंगा। आज का डिस्कशन होने के बाद मैंने कंप्लीट ओके नेक्स्ट सेशन क्वेश्चन या डिस्कशन पे रखा हुआ है। तो इसके बाद का सेशन हमारा जो रहेगा वो क्वेश्चन या डिस्कशन पे रहेगा। तो क्वेश्चन या डिस्कशन जो हमारा सेशन रहेगा वो शेड्यूल आई होप आपने डाउनलोड कर लिया होगा। तो अगर आपने शेड्यूल डाउनलोड नहीं किया होगा तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, आपको रैपिड रिवीजन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये रैपिड रिवीजन का प्लेलिस्ट में नेक्स्ट सेशन जो है मैं क्वेश्चन या डिस्कशन का उसमें अपलोड कर दूंगा। वो लाइव स्ट्रीम में नहीं होगा, वो प्रीमियर भी नहीं होगा, वो मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो वो प्लेलिस्ट जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन वो आपको कर लेना है, ठीक है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और अभी तक के आपको रिवीजन लेक्चर्स, पहले दो लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं। पहले दो लेक्चर्स आपको अच्छे लगे होंगे तो हाँ, लाइक जरूर ठोकिएगा। तो चलो चलो, ओके, यहाँ पे पहले ये सेशन अच्छा कर रहा है तो पहले लाइक लाइक ठोक दो। चलिए, जमाना बदल गया है। तो यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन। और ये रिवीजन रिगार्डिंग टू टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई, देन वेरी गुड, वेरी गुड। और मैं इतना कहता हूँ कि रिवीजन होने के बाद क्वेश्चनर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन या डिस्कशन तो हम लेंगे, नेक्स्ट सेशन आपके प्लेलिस्ट में अपडेट हो जाएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दी हुई है। ओके, और क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। चलो डन, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा रिवीजन होगा टाइम ऑफ सप्लाई पे। टाइम ऑफ सप्लाई पे, तो चलो ये चार्ट रिवीजन हम देख रही है कि टाइम ऑफ सप्लाई में एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस लिया गया और वो है इनवॉइस। वो है इनवॉइस यानी आपका टैक्स इनवॉइस। ओके, तो अमेंडमेंट वीडियो तो डाल दिया है ना बेटा? अमेंडमेंट वीडियो आपको यूट्यूब पे, वी स्मार्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे अ, चलिए, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जहाँ तक है, यस, टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई के लिए तीन इवेंट बहुत जरूरी। और पहला इवेंट आपका टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस। दूसरा इवेंट आपका रिसिप्ट। रिसिप्ट। और सप्लाई ऑफ गुड्स होगा और सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो रिमूवल। रिमूवल। और जिसको हम लास्ट डेट भी कहते हैं, जिसको हम लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस भी कहते हैं, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। और सर्विस होगा तो वो सिचुएशन में कंप्लीशन। वो सिचुएशन में कंप्लीशन, ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए, यहाँ पे अब देखो,
लाइव हूँ बेटा, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव हूँ। ठीक है, तो टैक्स इनवॉइस जो है यहाँ पे, ये टैक्स इनवॉइस की अगर हम बात करें तो सप्लाई गुड्स के केस में टैक्स इनवॉइस कब इशू होता है? सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में और सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में, ये समझ लो। सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में आपका इनवॉइस इश्यू होता है, और वो है अगर गुड्स में मूवमेंट है, अगर गुड्स में मूवमेंट है तो आपने इनवॉइस इशू करना चाहिए बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, एट द टाइम ऑफ रिमूवल फॉर सप्लाई, रिमूवल फॉर सप्लाई। ठीक है, तो अगर गुड्स में मूवमेंट है तो आप पहले भी दे सकते हो या एट द टाइम ऑफ रिमूवल फॉर सप्लाई। अगर इन टैक्स इनवॉइस की प्रोविजन गुड्स में मूवमेंट नहीं है, अगर नो मूवमेंट है गुड्स में, तो आप इनवॉइस दे सकते हो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ओके, आप इनवॉइस दे सकते हो। ये तो हमने टैक्स इनवॉइस की प्रोविजन, अभी तक हमने टीओएस नहीं स्टार्ट किया। ये जो प्रोविजन देखा हमने टैक्स इनवॉइस का देखा। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज से। सप्लाई ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड अगर हम बात करें तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड ध्यान से सुनिएगा, इनवॉइस कब देना चाहिए? तो वो कहते हैं कि इनवॉइस जिस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट हुई वहां से 30 डेज में, मतलब आप इनवॉइस पहले भी दे सकते हो, आप इनवॉइस पहले भी दे सकते हो, आप ड्यूरिंग भी दे सकते हो, बाद में दे सकते हो, विद इन 30 डेज। 30 डेज तक इनवॉइस दे देना चाहिए। और बैंकिंग और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा तो वो सिचुएशन में आप जो इनवॉइस 45 डेज में दो। ओके, क्या आप 30 डेज के बाद इनवॉइस दे सकते हो क्या? 30 डेज के बाद इनवॉइस दे सकते हो, फिर उसको लेट फी लग जाती है। तो ये थी टैक्स इनवॉइस की प्रोविजन। दूसरा, रिसिप्ट जो है दो टाइप की होती है। अब हमने टैक्स इनवॉइस के बारे में देख लिया। रिसिप्ट दो टाइप की होती है। ओके, अगर हम रिसिप्ट की बात करें तो आपको पैसा जो मिलता है, पैसा एक जो पैसा मिलता है वो आपको समझ लो यहाँ पे अ, ये समझ लो बैंक है और ये आपका कस्टमर है। ओके, एक पैसा मिलता है कि आपको चेक आ गया, कैश आ गई, चेक आ गया और फिर आपने बैंक में डिपॉजिट किया। तो ये जो है इसमें पहले बुक एंट्री हो जाती है, इसमें पहले बुक एंट्री हो जाती है क्योंकि चेक मिल गया, एंड देर आफ्टर क्रेडिटेड टू बैंक, क्रेडिटेड टू बैंक, ये सेकेंड इवेंट होता है। तो रिसिप्ट कब मानना? तो वो कहते हैं कि अगर आपकी बुक एंट्री पहले हो गई तो बुक एंट्री या क्रेडिट टू बैंक विच एवर इज अर्लियर। कभी कभी यहाँ पे ऐसा भी होता है कि समझ लो बैंक है कि आपका ऑनलाइन पेमेंट चले गया, बैंक में पहले आ गया, आपके बैंक में पहले आ गया और बाद में आपने बुक एंट्री की, बाद में आपके ऑनलाइन पेमेंट के केस में बाद में आपने बुक एंट्री की। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक में पहले आ गया, बुक एंट्री बैंक विच एवर इज अर्लियर, मतलब क्या, बुक एंट्री और ओके बैंक विच एवर इज अर्लियर। इस तरह से रिसिप्ट की ये फैक्टर्स आपको ध्यान रखना है। चलो, इसके बेसिस पे हम अब टीओएस फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझ लेना है इनवॉइस। इनवॉइस अगर गुड्स का है, अगर आपका यहाँ पे एसओजी चार्ट में लिख देना सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो आपका इनवॉइस रिमूवल फॉर सप्लाई अगर मूवमेंट होगी, या डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल अगर मूवमेंट नहीं होगी। तो ऑन और बिफोर, मतलब बिफोर और एट द टाइम आपने इनवॉइस दे देना चाहिए। उसके बाद में इनवॉइस बाय द सप्लायर ऑफ द सर्विस, सर्विस के केस में 30 डेज में और मैक्सिमम 45 डेज में इनवॉइस चले जाना चाहिए। चलो सर, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, ये चैप्टर में इतना ठीक है, दैट्स ऑल। ठीक है, उसके बाद में एसोसिएट एंटरप्राइजेस बाद में देखेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं। ये चैप्टर को ज़्यादा रेगुलर बुक से टाइम मत देना, इतना पढ़ लो और फटाफट क्वेश्चन है ये टेबल सामने रखो और क्वेश्चन सॉल्व करो। तो अब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब आप पेमेंट कब करोगे, ध्यान रहे। ओके, मैं आपको ये कह देता हूँ कि आप पेमेंट करोगे तो यहाँ पे नॉर्मली नॉर्मली लाइबिलिटी सप्लायर पे आती है, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स कब दिया जाएगा, जीएसटीएन पोर्टल पे। तो नॉर्मली लाइबिलिटी सप्लायर की आती है अंडर फॉरवर्ड चार्ज, पर कुछ केस में अगर आपको याद होगा तो आरसीएम लगता है, और आरसीएम लगता है और वो केस में रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी आती है। तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज में क्या होगा और टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज में क्या होगा, ये आपको जानना जरूरी है।
तो पहले सबसे पहले देखते हैं फॉरवर्ड चार्ज में। फॉरवर्ड चार्ज में यहाँ पे ओके देखो क्या अर्लियर ऑफ ओके फॉरवर्ड चार्ज है और सप्लायर ऑफ गुड्स है, तो अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। हाँ, मतलब आपका गुड्स के केस में इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस इक्वल्स टू वहां लिख सकते हो दैट इज डेट ऑफ रिमूवल फॉर सप्लाई, डेट ऑफ रिमूवल फॉर सप्लाई। ओके मतलब क्या कि वो इनवॉइस बेसिस पे फिक्स होगा। अगर इनवॉइस आपने लेट दिया तो फिर लास्ट डेट यानी डेट ऑफ रिमूवल फॉर सप्लाई होगा। अगर नोटिफिकेशन 66/2017 पढ़ते हो तो टीओएस ऑफ गुड्स इज नॉट ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट और एडवांस फ्रॉम द सप्लायर। ओके, तो रिसिप्ट और एडवांस पे टीओएस नहीं आएगा अदर देन कंपोजिशन डीलर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस बार की अमेंडमेंट है, सप्लायर ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। अमेंडमेंट में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पर आपको यहाँ पे अमेंडमेंट लेक्चर्स जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ अमेंडमेंट लेक्चर्स जरूर देखिएगा। अगर लिंक नहीं मिलती है डिस्क्रिप्शन में तो मैं अपडेट कर दूंगा, ओके डिस्क्रिप्शन में, पर वो जरूर देखिएगा और जितना जल्दी हो सके प्रायोरिटी में देख लो। ओके आज के लेक्चर के बाद मैं अपडेट कर दूंगा। डन। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो सप्लायर ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम होगा, तो वो केस में अब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम कहाँ से आ गया बेटा, बताता हूँ। गुड्स की डेफिनेशन कहती है कि भाई गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। अगर आपके एक्शनेबल क्लेम्स हो गए तो वो गुड्स के डेफिनेशन में आते हैं। फिर शेड्यूल 3 कहता है, शेड्यूल 3 कहता है कि एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं आएगा। शेड्यूल 3 ओके, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। और नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई में क्या, तो इसमें आएगा शेड्यूल 3 सॉरी एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम सप्लाई नहीं बोला जाएगा। अगर आपको याद होगा तो, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ फटाफट, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्शनेबल क्लेम सप्लाई नहीं बोला जाएगा, पर उसमें अभी एक अमेंडमेंट हुई और वो कहा अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम एक नया वर्ड लाया गया, ये मैंने अमेंडमेंट में भी लिया हुआ है। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स ओके, एक ये नया वर्ड लाया गया। ओके और ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जो है ओके उस पर जीएसटी आएगा। अब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन देखी जो हमने कल देखा, इसमें जो है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में क्या क्या आता है। अगर आपको याद होगा तो लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग, और एक इन्होंने कैसीनो, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो इन्होंने जो है यहाँ पे कैसीनो ओके हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग बढ़ा दिया है और इन 6 का नाम दे दिया गया स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। और ये 6 सभी गुड्स है, ये 6 सभी गुड्स है। तो ऐसे सिचुएशन में अब वो क्या कहते हैं देखो, नोटिफिकेशन 66/2017 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। मतलब क्या, मतलब अगर आपको वहां लिखना है तो आप लिख सकते हो कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम होगा तो वो केस में रिसीव बेसिस पे टीओएस आएगा। यानी ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम होगा तो यहाँ पे टीओएस, यहाँ पे टीओएस इज अर्लियर ऑफ 1 date of issue of invoice, date of invoice, 2 last date of invoice, last date of invoice, और 3 ओके 3 जो है लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, और 3 अगर हम बात करें तो डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ रिसिप्ट। मतलब जो यहाँ पे अगर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है तो नोटिफिकेशन 66/2017 नहीं लगेगा और रिसिप्ट बेसिस पे भी जीएसटी आएगा। तो इस पे सवाल आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, तो अमेंडमेंट्स देख लेना और मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये सबको समझ में आया होगा तो फटाफट 1 टाइप कीजिएगा, सबको समझ में आया होगा तो फटाफट 1 टाइप कीजिएगा ओके, और लाइक ठोकिएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ओके यहाँ पे ये अमेंडमेंट हुई है ओके टाइम ऑफ सप्लाई में अगर गुड्स होगा तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं, सारे गुड्स के लिए इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस ही लिया जाएगा, दैट इज डेट ऑफ रिमूवल। उसी दिन टीओएस आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, आपकी लाइबिलिटी उस मंथ में आएगी।
लेकिन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स हो गए, यानी 6 एक्शनेबल क्लेम, तो फिर तीनों में से विच एवर इज अर्लियर। कौन से तीनों में से विच एवर इज अर्लियर? डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, या डेट ऑफ रिसिप्ट, विच एवर इज अर्लियर। नोटिफिकेशन 66/2017 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को अप्लीकेबल नहीं है दोस्तों। चलिए, ये हमने देख लिया स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। तो फॉरवर्ड चार्ज में गुड्स का तो हमने देख लिया, अब सर्विस का देख लेते हैं। सर्विस में क्या लिखा है उन्होंने? सर्विस में थोड़ा आपने अप्रोच बदल देना। वहां इनवॉइस इश्यूड विद इन टाइम मतलब 30 डेज और 45 डेज। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा ब्रेक लगा के चलना है। अगर इनवॉइस विद इन टाइम है तो फिर इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। हाँ, अब रिसिप्ट की 2 डेट हो सकती है, तो आपको प्रॉब्लम में 3 डेट आ सकती है। डेट ऑफ इनवॉइस, रिसिप्ट की डेट, बुक एंट्री या बैंक। तो आपको तीनों में से विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि इनवॉइस और रिसिप्ट की 2 डेट, तो इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर आपको लेना है। ये समझा? उसके बाद में इनवॉइस नॉट इश्यूड विद इन टाइम। अगर इनवॉइस विद इन टाइम नहीं है, ओके, मतलब 30 डेज और 45 डेज में इनवॉइस नहीं दिया गया, तो गवर्नमेंट नहीं रुकने वाली। गवर्नमेंट कहती है देख भाई, ओके, वैसे तो हमारा टीओएस इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, लेकिन इनवॉइस अगर तू 30 डेज में या 45 डेज में नहीं देता है तो हम रुकने वाले नहीं है। फिर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस या रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। फिर जो कंप्लीशन की डेट है या रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर लिया जाएगा। ओके, और यहाँ पे इफ टीओएस कैन नॉट बी डिटरमाइन इन ए और बी, द डेट ऑफ रिसिपिएंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। हाँ, ये वाला पार्ट मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ओके, तो यहाँ डेट व्हेन रिसिपिएंट शोज द सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। अब बहुत सी बार क्या हो जाता है, ये एग्जाम्पल मैं आपको लूंगा। एग्जाम्पल लो, जय सर। तो जय सर जो है यहाँ पे वी स्मार्ट को सर्विस दे रहे हैं, वी स्मार्ट को सर्विस दे रहे हैं। ओके, और यहाँ पे जय सर सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो वो जो है बिलिंग वी स्मार्ट पे करते हैं और वी स्मार्ट आपको क्लासेस दे रहा है। अब जय सर के अकाउंट से अगर आप देखा जाए, समझ लो उनका कोई बैच फेब में चालू हुआ, ध्यान से सुनना, उनका कोई बैच फेब में चालू हुआ है। तो अब जय सर क्या कह रहे हैं कि सर, ओके, जो बैच फेब में चालू हो रहा है उसका पेमेंट मुझे आप ईयर होने के बाद करना, मार्च के बाद करना। क्यों? क्योंकि अगर ये साल मैंने उसका पेमेंट कर दिया, समझ लो उसका पेमेंट हो रहा है 5 लाख रुपीज, और ये साल मैंने पेमेंट कर दिया, तो जय सर का उतना रेवेन्यू बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा, और वो इस बार इनकम नहीं बताना चाहते। मैंने कहा नहीं जय, एक काम कर, तू पेमेंट ले ले, क्योंकि मुझे एक्सपेंसेस बताना है, मुझे यही साल पेमेंट करना है, क्योंकि मुझे एक्सपेंसेस बताना है। मैं एक्सपेंसेस बताऊंगा तो मेरा प्रॉफिट कम होगा। तो अब ऐसे केस में सप्लायर ऑफ द सर्विस कौन हुआ है? जय सर। और रिसिपिएंट कौन हुआ? मैं, वी स्मार्ट एकेडमी। रिसिपिएंट हुआ मैं। अब देखो, सप्लायर ऑफ सर्विस जो है जय सर हुए। अब जय सर ने यहाँ पे ओके मुझे ना इनवॉइस दिया, हाँ ना, देखो मुझे इनवॉइस दिया क्या? नहीं, इनवॉइस नहीं दिया। क्या यहाँ पे, अब सुनिए, जय सर ने यहाँ पे कोई पेमेंट लिया क्या? नहीं। जय सर का रिसिप्ट भी नहीं हुआ। ओके, जय सर की सर्विस कंप्लीट हुई क्या? सर्विस भी कंप्लीट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई सर्विस कंप्लीट? क्यों? क्योंकि बैच 3 महीने का है, फरवरी मार्च अप्रैल, तो सर्विस भी कंप्लीट नहीं हुई। पर मैंने सर जय सर को कहा सर प्रोपोर्शनेट लो ले लो, उन्होंने कहा नहीं। अब फिर क्या हुआ? अब लॉ क्या कहता है देखो, पर मैंने क्या कर दिया, प्रोपोर्शनेट 50% जितना बैच हुआ उतना मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोविजन कर दिया। मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोविजन कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया और पेबल निकाल लिया। और प्रोविजन मैंने 2.5 लाख कर दिया, बैच का पेमेंट था 5 लाख, 2.5 लाख पेमेंट कर दिया। और इसकी एंट्री जय सर ने कुछ किया ही नहीं, ना इनवॉइस दिया, ना रिसिप्ट दिया, ना कंप्लीशन है। क्योंकि अगर तीनों में से कुछ हो जाए तो टीओएस फिक्स हो जाता है। इनवॉइस दिया तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, रिसिप्ट हो गया तो रिसिप्ट, या कंप्लीशन हो गया तो कंप्लीशन। तो क्लॉज ए और बी में तीनों में से कुछ तो होना चाहिए, कुछ भी नहीं हुआ। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर सप्लायर ने तीनों में से कुछ भी नहीं किया होगा पर उसके रिसिपिएंट ने shows the receipt of the service in his books of account। मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में मैंने उसकी सर्विस रिसीव बता दिया, पार्टली बता दिया भाई, पार्टली सर्विस हुई, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बता दिया। तो ऐसे केस में अगर जय सर ने कुछ भी नहीं बताया होगा पर उसके रिसिपिएंट ने बता दिया होगा तो जय सर का टीओएस आ जाएगा। तो जय सर का टीओएस जिस दिन रिसिपिएंट ने बताया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, समझ लो मैंने 31 मार्च को एंट्री पास कर दी प्रोविजन की, तो उस दिन सप्लायर का टीओएस आ जाएगा। तो यस, बी कॉन्शियस, सप्लायर को भी कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि उसके रिसिपिएंट ने एंट्री ना की हो। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं।
गवर्नमेंट कहती है कि ए और बी नहीं डिटरमाइन हुआ, लेकिन रिसिपिएंट ने सर्विस शो कर दी, तो सप्लायर का टीओएस आ जाएगा। समझा होगा तो फटाफट 2 टाइप करो और ठोको लाइक। ओके, तो ये देखा हमने जहां तक है सप्लाई ऑफ सर्विस, ओके, गुड्स के केस में और सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में। ये तो था बेटा फॉरवर्ड चार्ज। इसके बाद में बात करते हैं रिवर्स चार्ज या आपका इनवर्ट सप्लाई, जो रिवर्स चार्ज ऑन करना, ऑन इनवर्ट सप्लाई। रिवर्स चार्ज के केस में अगर आपकी लायबिलिटी आती है तो यहाँ क्या होगा? रिवर्स चार्ज के केस में ध्यान से समझ लो, अगर आपकी लायबिलिटी आती है रिवर्स चार्ज के केस में, ध्यान से सुनो, तो टीओएस इज ऑन डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। हाँ, रिवर्स चार्ज के केस में देखना, टीओएस इज ऑन डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स या डेट ऑफ पेमेंट या 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस, 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर। अब थोड़ा ये पॉइंट को समझ लो। और पेमेंट की दो डेट्स, पेमेंट की दो डेट्स, डेबिटेड टू बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब बुक एंट्री, ये लर्न करके जाना है, ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया है। आइदर गुड्स का रिवर्स चार्ज या सर्विस का रिवर्स चार्ज, वो पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है, गुड्स या सर्विस का, या बैंक डेबिट, क्योंकि बैंक डेबिट। अब समझ लो, शायद आपको याद आएगा नहीं आएगा, पर मैं बता देता हूँ। गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज कहाँ आता है? गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज आता है सेक्शन 9(3) में, कैशू नट्स। अगर सप्लायर एग्रीकल्चरिस्ट है, सप्लायर एग्रीकल्चरिस्ट है, और दूसरा मैं आपको ये कह दूं, सप्लायर एग्रीकल्चरिस्ट है और रिसिपिएंट जो है, रिसिपिएंट यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन है, तो और कैशू नट्स हो गए, तो इसका टैक्स यहाँ पे आरसीएम में, गुड्स खरीदा आरसीएम में रिसिपिएंट को देना पड़ता है। या फिर 9(4) के रिवर्स चार्ज में सीमेंट खरीदा, कैपिटल गुड्स खरीदा, वॉट एवर फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो गुड्स का रिवर्स चार्ज आता है। कुछ याद आ रहा है आपको? ओके, कुछ याद आ रहा है आपको? चलो, तो ऐसे सिचुएशन में गुड्स का अगर रिवर्स चार्ज होगा, ध्यान से सुनिएगा, गुड्स का अगर रिवर्स चार्ज होगा तो वो सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट कब पे करेगा टैक्स गवर्नमेंट को, उसका टीओएस कब आएगा? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, जिस दिन गुड्स रिसीव हुआ, जिस दिन कैश्यू नट्स रिसीव हुआ। सेकंड, डेट ऑफ पेमेंट, मतलब बुक एंट्री या बैंक डेबिट हुआ, या 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस, मतलब सप्लायर ने जिस दिन इनवॉइस दिया वहां से 31st डे, विचएवर इज अर्लियर। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए बिल्कुल लर्न करके चले जाओ, ये 4 डेट लिखनी और जो अर्लियर आया वो टीओएस, क्या लिखना लर्न करो। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट में बुक एंट्री या डेबिट टू बैंक्स, या और जिस दिन सप्लायर का इनवॉइस है वहां से 31st डे, विचएवर इज अर्लियर। ओके, इन चारों में से जो भी अर्लियर होगा, ओके, यहां पे ओके, चारों में से विचएवर इज अर्लियर होगा, तो वो यहां पे जहां तक देखा जाए आपका टीओएस माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट नोट, इफ ए बी एंड सी इज नॉट पॉसिबल, देन डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ओके, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट वो लिया जाएगा। मतलब समझ लो कि यहां पे रिसिपिएंट ने जिस दिन प्रोविजन कर दिया, प्रोविजंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, हाँ, ये पॉइंट समझ लो, प्रोविजन यानी क्या, मतलब समझ लो गुड्स रिसीव नहीं हुआ, हमने पेमेंट भी नहीं किया और सप्लायर ने इनवॉइस भी नहीं दिया, पर 31st मार्च को हमने प्रोविजन कर दिया क्योंकि एग्रीमेंट था। ओके, 31st मार्च को प्रोविजन कर दिया, तो अगर आपने बुक्स में उसकी लायबिलिटी की प्रोविजन कर दी होगी तो वो फिर डेट ऑफ टीओएस माना जाएगा। ठीक है, ये तो रिवर्स चार्ज में टीओएस था। उसके बाद में रिवर्स चार्ज में सर्विस है। समझ लो आपने जीटीए सर्विस ली, लॉयर की सर्विस ली, सुनिए, आपने जीटीए सर्विस ली, लॉयर की सर्विस ली, या आपने स्पॉन्सरशिप सर्विस ली, ओके, जो भी रिवर्स चार्ज में सर्विस होगी, तो यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट की दो डेट्स, कौन सा? बुक एंट्री, जिस दिन बुक में एंट्री करोगे, या डेबिट टू बैंक, डेबिट टू बैंक, ओके, डेट ऑफ पेमेंट, और 61th डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस। हाँ, सर्विस के केस में 61th डे लेना है आपको फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर।
ओके, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर होगा वो आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। अब थोड़ा दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, ओके यहाँ पे आपको केयरफुली ध्यान देना है। और वो क्या ध्यान देना है, ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे, हाँ, सर्विस के केस में जैसे गुड्स के केस में डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स दिया है, सर्विस के केस में डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस वगैरह नहीं दिया, यहाँ दो ही है, डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट की दो डेट्स, या 61th डे फ्रॉम सप्लायर इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, इसमें से लेना है। और अगर ए और बी पॉसिबल नहीं है तो जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोविजन कर दिया, ओके समझ लो आपने पेमेंट नहीं किया होगा जीटीए का, आपने ओके जीटीए का इनवॉइस भी नहीं आया होगा, ओके, और आपको इनवॉइस भी नहीं आया होगा, तो वो सिचुएशन में जहां तक देखा जाए, ओके आई रिपीट, वो सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोविजन किया वो डेट आपने ले लेना है। तो चलिए ये प्रोविजन वाला तो ओके यहाँ पे जो जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोविजन किया अगर कोई एंट्री नहीं होती है तो ठीक है, अदरवाइज आपको लर्न कर लेना है ये चार डेट्स, गुड्स का होगा तो चार डेट और उसमें 31st डे लेना है, और सर्विस का होगा तो 61th डे लेना है, ठीक है। चलिए तो ये हुआ यहाँ पे जहां तक देखा जाए आरसीएम, ओके आरसीएम में गुड्स का और सर्विस का टीओएस कैसे फिक्स होगा। नाउ पेमेंट अप टू ₹1000 इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस, अब ये समझ लो पेमेंट अप टू ₹1000 इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस यानी क्या, समझ लो वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया और मैं, ठीक है यहाँ पे विशाल भट्टड़, वोडाफोन आइडिया ने मुझे इनवॉइस भेजा मेरे बिल का, और इनवॉइस भेजा जिसकी वैल्यू 1453 थी, और उसके ऊपर जीएसटी लगा के वाट एवर जीएसटी, जीएसटी एट द रेट 18% लगा के इनवॉइस दे दिया, 1453 इंटू 18%, तो यहाँ पे 261 रुपीज़ मुझे यहाँ पे जीएसटी लगाया, तो 1453 प्लस 261 यहाँ, तो वो 1717 का बिल मुझे दे दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, इनवॉइस मुझे दिया गया, मैंने वोडाफोन आइडिया को यहाँ पे लमसम पेमेंट कर दिया, और मैंने पेमेंट कर दिया 2000 रुपीज 2000 का मैंने पेमेंट कर दिया लमसम। अब वोडाफोन आइडिया ने तो 2000 मांगा ही नहीं था, उन्होंने मांगा था 1717, ठीक है, और मैंने लमसम 2000 रुपीज का पेमेंट कर दिया, ओके 2000 रुपीज का मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया। अब वोडाफोन आइडिया के बुक में अगर -2000 करो तो 283 रुपीज एडवांस आ गए। अब वो अपने बुक्स में क्या बताएगा कि भाई एक्स्ट्रा मिला, एक्स्ट्रा मिला मतलब एडवांस मिला। वोडाफोन आइडिया क्या करेगा, जब उसका सेकंड इनवॉइस इशू करेगा, जब उसका सेकंड इनवॉइस इशू करेगा तो सेकंड इनवॉइस में ये एडजस्ट करके दे देगा कि ठीक है, बड़ा कंपनी ऐसा करती है कि भाई ठीक है एक्स्ट्रा आया कोई बात नहीं, सेकंड इनवॉइस में एडजस्ट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, स्पेशली सर्विस के केस में, आई रिपीट स्पेशली सर्विस के केस में प्रॉब्लम क्या है, सर्विस के केस में ये प्रॉब्लम है बेटा यहाँ पे कि अगर आपको एडवांस मिलता है तो एडवांस पे टीओएस आ जाता है, तो ये 283 रुपीज पे टीओएस आ जाएगा, फिर वो बाद में एडजस्ट भी होगा, ये कैलकुलेशन करने में सप्लायर को दिक्कत जाती है इसलिए, और स्पेशली सर्विस में एडवांस बेसिस पे तो आता है। तो ऐसे केस में यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक रियायत दी सप्लायर को, अगर किसी को ऐसा एडवांस आया, सुनना, अगर किसी को ऐसा एडवांस आया जो इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस है, मांगा नहीं गया, मांगा नहीं गया, इनवॉइस हमने दिया था, सामने वाले ने हमें एक्स्ट्रा दे दिया, उस टाइप का एडवांस है, इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस है, और वो अप टू 1000 होगा, वो अप टू कितना 1000 होगा, यानी 1000 या 1000 के नीचे होगा, यहाँ 283 है, तो उसका टीओएस एडवांस पे ना क्रिएट करते हुए उसका जीएसटी जब सेकंड इनवॉइस में एडजस्ट होगा तो तब भी टीओएस क्रिएट किया तो भी चलेगा, मतलब एडवांस मिला तब न क्रिएट करते हुए जब उसका सेकंड इनवॉइस में एडजस्ट होगा, ओके एडजस्टमेंट के टाइम तुमने उसका जीएसटी दिया तो भी चलेगा, पर यह अमाउंट 1000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर यह अमाउंट 1000 से ज्यादा होगी, अगर ये अमाउंट 1000 से ज़्यादा होगी तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ तक देखा जाए तो फिर एडवांस पे क्रिएट करना, समझ लो ये 2830 होता, 2830 एक्स्ट्रा होता तो फिर एडवांस पे ही आता, सिर्फ अप टू 1000 पर इनवॉइस, आई रिपीट अप टू 1000 पर इनवॉइस उन्होंने ये बेनिफिट दिया हुआ है।
तो ऐसे सिचुएशन में बेटा यहाँ पे समझ लो, ऐसे सिचुएशन में चलो यहाँ पे समझ लो वो क्या कहते हैं देखो, टीओएस एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर, अगर सप्लायर चाहे तो वो जो अप टू 1000 मिला, डेट ऑफ इश्यू ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस इन विच पेमेंट इज एडजस्टेड, उसमें भी अगर एडजस्ट किया तो भी चलेगा। ये तो था रिगार्डिंग टू अगर एक्सेस अमाउंट मिला अप टू 1000, तो उसके लिए हम टीओएस कैसे फिक्स करेंगे। फिर बात करते हैं बेटा वाउचर्स की। वाउचर्स ओके, मतलब वो वाउचर्स जिसके अगेंस्ट में गुड्स और सर्विस देने का वादा किया हो, मतलब ऐसे वाउचर्स जो कैश डिस्काउंट नहीं है, वाउचर्स जिसमें ओके सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस देने का वादा किया हो, वादा किया हो, मतलब आपको लॉन्च के वाउचर मिल गए, आपको ओके स्पोर्ट्स कहीं पे क्लब के वाउचर मिल गए जिसमें सर्विस देने का वादा किया हो, फूड के वाउचर मिल गए, फूड देने का वादा किया हो, ओके शॉपर स्टॉप वाले ने कोई गुड्स के वाउचर दे दिए, ऐसे वाउचर जहां गुड्स और सर्विस देने का एग्री किया हो, और वो वाउचर्स अगर इश्यू होते हैं तो उस पर भी जीएसटी आता है, वो वाउचर्स अगर इश्यू होते हैं तो उस पर भी जीएसटी आता है। तो अब लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि अगर वाउचर में सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, अगर जो वाउचर दिया गया उसमें सप्लाई क्लियरली आइडेंटिफाइबल है, समझ लो आप शॉपर स्टॉप में जा रहे हो और वो आपको एक वाउचर दे रहे हैं जिसमें आपको क्लियर कहा है कि आप शर्ट ले सकते हो अप टू 1000, शर्ट ले सकते हो ओनली अप टू 1000, ओके, या फूड वाउचर होगा तो ये फूड पिज्जा आप ले सकते हो। तो अगर वो वाउचर क्लियरली आइडेंटिफाइबल है कि उसमें क्या मिलने वाला है, तो उसका टीओएस डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर पे आएगा। यानी शॉपर स्टॉप वाला जिस दिन आपको वाउचर देगा कि इसमें ये आपको वाउचर मिला, इसमें आपको स्पेसिफिक शर्ट मिलेगा, तो अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल है तो आपका टीओएस जिस दिन शॉपर स्टॉप वाला वाउचर देगा उसी दिन आपका टीओएस आएगा। ओके, और ये वाउचर में जो गुड्स का वादा किया जा रहा है वो उसकी वैल्यू होती है एज पर रूल 32। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड अगर शर्ट का वादा किया गया तो शर्ट की जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू लिया जाएगा, शर्ट अप टू 1000 होगा तो वो वाउचर की वैल्यू 1000 ली जाएगी। आपको तो अभी टीओएस याद रखना है, टीओएस जो है डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर वो लिया जाएगा। इन अदर केस मतलब वाउचर इज नॉट आइडेंटिफाइबल, ओके, वाउचर आइडेंटिफाइबल नहीं है समझ लो। तो अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर लिया जाएगा। आई रिपीट, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर यहाँ पे कंसीडर होगा। मतलब रिडम्पशन ऑफ वाउचर यानी क्या, समझ लो मैं आपको एक वाउचर दे रहा हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि अप टू 1000 आप कुछ भी ले सकते हो मेरे शॉप से, आपने अच्छी खरीदी की, चलो ये वाउचर लो। ऐसा वाउचर जो कैश डिस्काउंट नहीं है, ऐसा वाउचर जिसमें मैंने गुड्स या सर्विस देने का वादा किया हो, तो उस पर जीएसटी आता है। अब मैंने आपको वाउचर दिया और आपको कहा कि आप अप टू 1000 मेरे शॉप से कुछ भी ले सकते हो जो आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो फिर उसका जीएसटी जिस दिन वाउचर दे रहा हूं उस दिन नहीं आएगा, कि उसका जीएसटी जब कस्टमर उसको रिडीम करने आएगा, क्योंकि मैं कुछ भी देने का वादा कर रहा हूं, तो जब वो रिडीम करने आएगा तो उस दिन उसका टीओएस आएगा। तो चलिए, अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर होगा, और वाउचर नॉट आइडेंटिफाइबल है तो यहाँ पे डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर लिया जाएगा। तो ये था रिगार्डिंग टू वाउचर्स के केस में कि टीओएस कैसे फिक्स होगा। उसके बाद में रेसिडुअल केसेस। अब रेसिडुअल केसेस में वो क्या कहते हैं देखो, सेक्शन 12(5) एंड 13(5) टीओएस कैनॉट बी डिटरमाइन इन एनी ऑफ द अबव सेक्शन। मतलब अगर ऊपर दिए गए सेक्शन में टीओएस नहीं फिक्स हो रहा है, मतलब ऐसा क्रॉनिकल टैक्स इवाइडर है, ओके भाई, वो ना पूरा पूरा टैक्स इवाइडर है और वो जो है टैक्स छुपाता है, ना इनवॉइस इशू करता है, ना ओके रिमूवल बताता है, रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं करता है, या सर्विस का है कि कोई इनवॉइस नहीं, कोई कंप्लीशन नहीं, कोई यहाँ पे रिसिप्ट नहीं, ओके, सब कच्चे में धंधा करता है, कच्चे मतलब ओके यहाँ पे ब्लैक धंधा करता है, और वो पकड़े गया तो उसका टीओएस कैसे निकालोगे, क्योंकि ऊपर दिए गए प्रोविजन से टीओएस फिक्स ही नहीं होता है। तो इन केस अगर वो पीरियोडिकल रिटर्न के प्रोविजन में आता है, मतलब उसने रिटर्न देना चाहिए, तो डेट ऑन विच सच रिटर्न इज फाइल्ड, मतलब ओके सॉरी, ड्यू डेट ऑन विच, ऐसा करो ड्यू डेट, ओके यहाँ करेक्शन कर लेना, ड्यू डेट ऑन विच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, जिस दिन उसकी रिटर्न की ड्यू डेट आएगी, ओके, वो ड्यू डेट उसका टीओएस का डेट माना जाएगा। और इन अदर केसेस समझ लो रिटर्न की प्रोविजन में नहीं आता है तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स वो माना जाएगा। चलिए, उसके बाद में
इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ टैक्स। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, डिले क्या पढ़ाया था, इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं। ओके, इंटरेस्ट एक होता है लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट का, और दूसरा होता है डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का। डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का होता है, डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का होता है। अगर लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट का होगा तो ये इंटरेस्ट है तो सर्विस, है तो सर्विस बट एग्जम्प्ट है, अनलेस क्रेडिट कार्ड का होगा तो सारे इंटरेस्ट, अगर आपको आपने किसी को लोन दिया होगा उसका इंटरेस्ट मिला होगा, आपने एडवांसेस दिए होंगे उसका इंटरेस्ट मिला होगा, या आपने डिपॉजिट्स दिए होंगे और उसका इंटरेस्ट मिला होगा, तो वो इंटरेस्ट एग्जम्प्ट रहेगा। ठीक है, पर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन होगा, डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन होगा तो ये बेटा वैल्यू में ऐड होता है। अगर आपको याद होगा तो सेक्शन 15(2)(d) में ओके, इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो वो वैल्यू में ऐड किया जाता है। देन अब ये डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का टीओएस कब आएगा, वैल्यू में ऐड होगा, पर कि इसकी जीएसटी लाइबिलिटी कब आएगी, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया है कि डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू। जो मंथ में इंटरेस्ट मिला, जो मंथ में लेट फी मिली, जो मंथ में पेनल्टी मिली, उस मंथ में वो ऐड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे ओके टाइम ऑफ सप्लाई की प्रोविजन जो है हमने सेक्शन 12 और सेक्शन 13 में देखी। सेक्शन 12 और 13 में ओके पहले फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज जो है वो गुड्स के लिए अलग है, सर्विस के लिए अलग है, लेकिन जो है बाकी वाउचर्स, रेसिडुअल केस और इंटरेस्ट की बात करें या 1000 वाली बात करें तो दोनों के लिए सेम प्रोविजन है। इस बार की अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, यानी कैसीनो, ऑनलाइन मनी गेमिंग, समझ लो मेरा ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप है और उस पर आपने अगर पहले पैसा, जैसे बहुत सी ऐप पैसा आपसे पहले लेती है, तो अगर ऑनलाइन मनी गेमिंग में पहले आपसे पैसा लिया जा रहा है तो उसका टैक्स रिसीव बेसिस पे आएगा, क्यों ना इनवॉइस बाद में हो। एडवांस में मिला तो एडवांस में उसका टैक्स आएगा। लॉटरी होगी, ऑनलाइन मनी गेमिंग होगा, कैसीनो होगा, कैसीनो में पहले आपसे पैसा लेके फिर आपको कूपन देते हैं, तो जैसे ही एडवांस में पैसा आ गया उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हमने देखा। अब देखेंगे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, एक कॉन्सेप्ट है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस वाला। एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस मतलब एंटरप्राइजेस जो रिलेटेड है, एसोसिएटेड है एज पर सेक्शन 92A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, एग्जाम्पल होल्डिंग सब्सिडियरी एक्सेट्रा। एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का टीओएस कैसे फिक्स होगा, जैसे अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस जहां सप्लायर सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, सप्लायर आउटसाइड इंडिया है और रिसिपिएंट इंडिया में है और सर्विस बाहर से इंडिया आ रही है, यानी सर्विस इंपोर्ट सर्विस है, ओके इंपोर्ट सर्विस है, और दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, तो मैंने क्या पढ़ाया था, अगर इंपोर्ट सर्विस होगा तो रिवर्स चार्ज लगता है और आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे गवर्नमेंट को जीएसटीएन पोर्टल पे आरसीएम में टैक्स देना पड़ता है। अब आरसीएम में अगर सर्विस आती है तो मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि आरसीएम में अगर सर्विस आती है तो आपका टीओएस कैसे आता है, तो बताओ आरसीएम में सर्विस आएगी तो आपका टीओएस कैसे आएगा। ओके, टीओएस कैसे आएगा, तो आपका टीओएस आएगा, ओके हमने क्या देखा था, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, और दूसरा 61th डे, 61th डे फ्रॉम सप्लायर इनवॉइस, सप्लायर का जो इनवॉइस होगा वहां से 61 डे। तो डेट ऑफ पेमेंट में दो डेट, कौन सी दो डेट, बुक एंट्री है, डेबिट टू बैंक। लेकिन दोस्तों जहां तक देखा जाए तो बुक एंट्री यहां पे, लेकिन अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से इंपोर्ट होता है तो यहां 61 डेज वाला क्राइटेरिया अप्लीकेबल नहीं होगा। एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से देखा जाए तो 61 डेज वाला क्राइटेरिया अप्लीकेबल नहीं होगा। वो कहते हैं कि अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस होगी and supplier of service is located outside India, the time of supply shall be date of entry in the books of account or date of payment whichever is earlier। तो फिर वो केस में कि जो सर्विस हमने इंपोर्ट की, ओके उसकी एंट्री कब की, तो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब जो सर्विस हमने इंपोर्ट की उसकी एंट्री कब की, या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वो अप्लीकेबल होगा। द क्राइटेरिया ऑफ 61 डेज इज नॉट अप्लीकेबल। यहां लिख सकते हो द क्राइटेरिया ऑफ 61th डे
इज नॉट अप्लीकेबल, आपको वो अप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो चलिए ये प्रोविजंस हमने यहाँ पे सेक्शन 12 और सेक्शन 13 की ओके स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोविजंस हमने देखी है। ओके, चलो बेटा, यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई आपका खत्म होता है। अब मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि इतना चार्ट पढ़ो, रेगुलर बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, चार्ट पढ़ो और आ जाओ क्वेश्चनर्स। ओके, क्वेश्चन एंड डिस्कशन हमारा नेक्स्ट सेशन में होगा, मैं कवर करूंगा। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ टाइम ऑफ सप्लाई का। अगर ओके आपको समझा, क्या समझा होगा तो बोलिए यस सर, जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है। और यहाँ पे अभी फटाक से पढ़ लो, खुद क्वेश्चन एयर सेशन ट्राई करो, कुछ क्वेश्चंस लिख के देखो, मेरा तो आएगा ही, मेरा तो आ गई। तो चलो फटाफट, आपको समझा होगा तो लाइक करो। चलिए, अब ये जो है यहाँ पे हमने देखा टाइम ऑफ सप्लाई। चलो, अब मैं आपको ये बता दूं बेटा, क्वेश्चन या डिस्कशन में प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अपडेट कर दूंगा, और वो प्लेलिस्ट में मैं क्वेश्चन या डिस्कशन आपका अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन या डिस्कशन है आपका, ये डिस्क्रिप्शन में जो मैं प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, वो यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देख लेना। वो यहाँ पे लाइव में नहीं होगा और वो प्रीमियर में भी नहीं होगा। डन, वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो चलिए, अब यहाँ पे हमने टाइम ऑफ सप्लाई देखा। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा ओके यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई का सेक्शन 15(1), सेक्शन 15(2), सेक्शन 15(3) अच्छे से समझ लेते हैं। क्लैरिफिकेशन नीचे जो क्लैरिफिकेशन दिए वो आप पढ़ सकते हो। ओके, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का सेक्शन 15(1), 15(2), 15(3) आप अब हम अच्छे से करेंगे। तो इसके बाद जो मैंने ओके सेशन रिकॉर्ड करके रखा है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन है वैल्यू ऑफ सप्लाई का, वो कंटिन्यू होगा, और उसके बाद में सेशन हम रोक देंगे। आज इतना ही रिवाइज करेंगे, और फिर हम ओके कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई, इन तीनों के क्वेश्चनर देखेंगे। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई अब इसके बाद में रिकॉर्डेड सेशन में चले। ठीक है, डन। और फिर मैं कल जो है क्वेश्चनर के क्वेश्चन लिस्ट भी अपडेट कर दूंगा। ओके, नीचे उसकी अभी क्लास होने के बाद उसका मैं प्लेलिस्ट भी नीचे डाल दूंगा, वो प्लेलिस्ट में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। डन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई। चलो स्टार्ट करें। आर यू रेडी? यस और नो? ठीक है, चलो बेटा, सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, हम देखते हैं सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई। सबसे ये सेक्शन 15 तीन पार्ट में डिवाइड होता है, सेक्शन 15(1), सेक्शन 15(2) और सेक्शन 15(3). ठीक है, सेक्शन 15(1) जो है यहाँ पे जहां तक है टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सर्विस हो, वैल्यू जो होगी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी। आई रिपीट, ट्रांजैक्शन वैल्यू। भाई ट्रांजैक्शन वैल्यू यानी क्या? प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो ये एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल प्राइस। मतलब क्या? मतलब यहाँ पे अगर आप दिन में 10 लोगों को सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो अगर फर्स्ट को आपने 50 रुपीज में दिया, सेकंड वाले को आपने 80 रुपीज में दिया, वॉट एवर यूर एक्चुअल प्राइस। तो पहले केस में अगर आपका 50 रुपीज होगा तो 50 रुपीज पे जीएसटी आएगा, सेकंड केस में आपका 80 रुपीज होगा तो 80 रुपीज पे जीएसटी आएगा, थर्ड केस में अगर यहाँ 100 रुपीज में सेल किया तो 100 पे आएगा। तो जो भी एक्चुअल प्राइस होगी उस पर ही जीएसटी लगाया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके, एक्चुअल प्राइस पेड और पेबल, यानी कैश सेल होगा तो पेड या क्रेडिट सेल होगा तो पेएबल। ओके, पर इसकी दो कंडीशन है। गवर्नमेंट कहती है कि हम एक्चुअल प्राइस पे ही जीएसटी लेंगे, वाटर रेट में भी कम ज्यादा जो भी हो, लेकिन हमारी दो शर्तें हैं। क्या? जिसको भी आपने ये प्राइस चार्ज किया है गुड्स और सर्विसेज या बोथ का, और कि वो रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए। अगर वो रिलेटेड होगा तो फिर हम एक्चुअल प्राइस पे जीएसटी नहीं लेंगे। तो वो सिचुएशन में आपका जीएसटी जो है कौन से प्राइस पे लिया जाएगा, तो उसके लिए रूल्स अप्लीकेबल है, और रूल्स फाइनल लेवल को ही अप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहां पे दो कंडीशन है। कौन सी दो कंडीशन? दे आर नॉट रिलेटेड and price is sole consideration. I repeat, they are not related and price is sole consideration. ठीक है, अब यहां
दो रिलेटेड यानी क्या, तो रिलेटेड की डेफिनेशन हमने सप्लाई चार्ट में पढ़ी थी। ओके, रिलेटेड मतलब क्या, तो फटाफट मैं आपको रिवाइज करवा दूं। रिलेटेड मतलब कॉमन डायरेक्टर्स ऑफिसर्स लीगली रिकॉग्नाइज एज अ पार्टनर, मतलब सप्लायर और रिसिपिएंट लीगली रिकॉग्नाइज एज अ पार्टनर के पार्टनर हो गए। नाउ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप या एनी थर्ड पर्सन होल्डिंग मोर देन 25% स्टेक इन बोथ ऑफ देम, यानी सप्लायर रिसिपिएंट में दोनों कंपनी में और या दोनों एंटिटी में किसी तीसरे का 25% से ज्यादा स्टेक है। वन कंट्रोल द अदर, बोथ कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन, टुगेदर दे कंट्रोलिंग थर्ड पर्सन और मेंबर ऑफ सेम फैमिली। फैमिली की डेफिनेशन हमने देखा था कि स्पाउस और चिल्ड्रन ये ऑलवेज रिलेटेड माने जाएंगे। ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स ये रिलेटेड तभी माने जाएंगे अगर वो डिपेंडेंट हो गया। अगर रिलेटेड पार्टी को आपने सप्लाई किया होगा, सिर्फ सप्लाई फिर सेक्शन 71A का हो, 71B का हो या 71C का हो, कोई भी सप्लाई किया होगा तो रिलेटेड पार्टी के केस में यहां पे ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं ली जाएगी और प्राइस इज सोल कंसिडरेशन। हाँ, आपको जो भी प्राइस मिल रही है एक्चुअल प्राइस, उसके अलावा अदर कंसिडरेशन नहीं होने चाहिए। हाँ, मतलब क्या, मतलब आपको ये कह दूं कि यहां पे जो 71C के सप्लाई, शेड्यूल 1 के सप्लाई, उसका वैल्यूएशन इससे हो ही नहीं सकता क्योंकि वहां प्राइस होती ही नहीं है, वो फ्री, वो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, मतलब सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है, तो वो केस में रूल्स लगते हैं और वो सिर्फ फाइनल लेवल को अप्लीकेबल है। ओके, तो यहां पे जहां तक है आपने जो भी प्राइस चार्ज किया वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट, आपने जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू लिया है इसमें कुछ एडिशन होगा और ये एडिशन इंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, क्योंकि इसके ये ऐसा चैप्टर है कि जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं और इसलिए ये चैप्टर में से जब आप क्वेश्चनियर सॉल्व करोगे तो एटलीस्ट ओके यहाँ 10 न्यूमेरिकल्स जरूर सॉल्व करना, अच्छे प्रॉब्लम से लेकर करना और पूरा सॉल्व करके देखना नोट्स के साथ। आई रिपीट, ओके मैं ये कहूंगा कि नोट्स के साथ पूरे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू में टोटल 5 इंक्लूजन्स हो गए। कौन से 5 इंक्लूजन हो गए? सेक्शन 15(2) के हिसाब से, सेक्शन याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। क्लॉज ए, ओके, वो कहते हैं कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस यानी ऑल टैक्सेस लेविड अंडर दिस लॉ, अंडर एनी लॉ, मतलब जैसे कुछ ऐसे टैक्सेस है जो जीएसटी आने के बाद भी आज लगते हैं आपके सप्लाई ऑफ गुड्स पे या सर्विस के, तो जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो टैक्सेस ऐड करोगे जीएसटी निकालने के लिए, एक्सेप्ट जीएसटी। जीएसटी खुद इटसेल्फ ऐड नहीं करोगे। जैसे अगर हम बात करें तो टोबैको प्रोडक्ट्स, टोबैको प्रोडक्ट पे आज भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, ये आपको पता है, हमने इंट्रोडक्शन रिवीजन में देखा था। तो अगर समझ लो कोई टोबैको प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग रही है। बेसिक प्राइस, लेट्स अज्यूम दैट कि यहां पे बेसिक प्राइस 1 लाख रुपए है, बेसिक प्राइस 1 लाख रुपए है जी, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगी और एक्साइज ड्यूटी 30,000 है, तो टोटल कितना हुआ? 1,30,000। तो जीएसटी कितने पे लगेगा? तो जीएसटी 1,30,000 पे लगेगा। इज इट क्लियर? यानी जो भी टैक्सेस, एंटरटेनमेंट टैक्स जो लोकल बॉडी का हो या म्युनिसिपल टैक्सेस हो या फिर एक्साइज ड्यूटी हो, जो भी टैक्सेस अंडर एनी लॉ लग रहा है तो आपको वो वैल्यू में ऐड कर देना पड़ेगा। आई रिपीट, वो वैल्यू में आपको ऐड कर देना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, एक्सेप्ट जीएसटी, तो ये टैक्सेस आपको ऐड करने हैं जो भी एक्स्ट्रा लगाया है फॉर वैल्यूएशन पर्पसेस। उसके बाद में नेक्स्ट वो कहते हैं क्या? थर्ड पार्टी पेमेंट। ये थर्ड पार्टी पेमेंट मेरा वर्ड है, एक्चुअली वर्ड ऐसे, एनी पेमेंट इनकर्ड बाय रिसिपिएंट फॉर विच सप्लायर इज लायबल टू पे। मतलब क्या? कोई ऐसे चार्जेस है जो सप्लायर ने जिम्मेदारी ली है लेकिन रेसिपिएंट ने इंकर्ड किया है, तो वो चार्जेस ओके सप्लायर जब इनवॉइस बनाएगा तो वो इनवॉइस में ऐड करेगा, वॉट एवर इनकर्ड बाय रिसिपिएंट। इसके 2 एग्जांपल फटाफट मैं यहां लेना चाहूंगा। पहले तो फ्रेट चार्जेस। भाई मेरा कस्टमर है, उसने मेरी शॉप है, ट्रेडिंग की शॉप, और उसने मुझे यहां पे रेफ्रिजरेटर का ऑर्डर दिया। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके तो मैं रेफ्रिजरेटर आपके घर तक पहुंचा के दूंगा, मतलब मैं ट्रांसपोर्टेशन एट योर गेट करूंगा। तो यहां पे लायबिलिटी किसकी ली? फ्रेट चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इसकी लायबिलिटी किसने लिया? सप्लायर ने लिया, मतलब सप्लायर इज लायबल टू पे। लेकिन ओके कुछ रीजन की वजह से ओके जो एड्रेस उसने दिया वहां पे ओके मेरा ट्रक या टेम्पो जाने को रेडी नहीं है, तो मैंने रिसिपिएंट को कहा देखो भाई तुम्हारा अगर कोई पहचान का होगा तो भेज दो, ओके तुम्हारा कोई पहचान का होगा तो भेज दो, ओके मैं उतनी प्राइस कम कर दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन उसने अरेंज किया, यानी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय रिसिपिएंट। कम ऑन, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय रिसिपिएंट, जिसकी लायबिलिटी किसने ली थी? सप्लायर ने ली थी। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी फ्रेट चार्जेस रिसिपिएंट ने दिए उसने देने की वजह से हमने प्राइस कम कर दी। समझ लो मेरी प्राइस थी 100 + 10 फ्रेट, लेकिन मैंने फ्रेट नहीं लिया, 100 ही लिया, लेकिन सप्लायर की लायबिलिटी होगी,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप केस स्टडी या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये जरूर देखना कि सप्लायर इज लायबल टू पे, सप्लायर की लायबिलिटी होगी और इनकर्ड बाय रिसिपिएंट, तो वो सिचुएशन में ऐड किया जाएगा सप्लायर को। इवन दो रिसिपिएंट ने पेमेंट किया पर वो अपने वैल्यू में ऐड कर देना पड़ेगा। डन बेटा। उसके बाद में जहां तक देखा जाए, कमन 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 यहां पे सभी देखिएगा, तो ये सप्लायर को थर्ड पार्टी पेमेंट के चार्जेस ऐड कर देना है। उसके बाद में एक दूसरा एग्जांपल फ्रेट का ही लेता हूं। समझ लो सप्लायर ने एक्स फैक्ट्री या एक्स शॉप सेल किया। मतलब क्या? मतलब यहां कि भाई मेरे फैक्ट्री से तू लेके जा, ट्रांसपोर्टेशन मैं नहीं अरेंज करूंगा, तुझे आना पड़ेगा, मेरे फैक्ट्री से माल उठाना पड़ेगा। तो यहां पे सप्लायर इज नॉट लायबल टू पे, क्योंकि वो लायबिलिटी नहीं ले रहा है। तो ऐसे केस में कस्टमर को जो फ्रेट चार्जेस लगे वो वैल्यू में ऐड नहीं होंगे। ऐड तभी होंगे फिर वो फ्रेट चार्जेस हो, इंस्पेक्शन चार्जेस हो, यहां पे कमीशन हो, व्हाटएवर इट में भी, अगर सप्लायर ने लायबिलिटी ली होगी तो वही वैल्यू में ऐड किया जाएगा। फिर वारंटी चार्जेस हो, तो जहां तक देखा जाए मैंने कुछ एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल आप पढ़ सकते हो। ओके, पर दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। चलिए ओके, इसके बाद में हम देखेंगे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। कमॉन कमॉन कमॉन, कौन सा? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। बहुत से बार सप्लायर जो है यहां पे सब सेल करता है, तो सेल करता है तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगाता है। भाई एक्स्ट्रा चार्जेस कौन से? पैकिंग हो गया, कमीशन हो गया, बिल में एक्स्ट्रा लगाता है, पैकिंग चार्जेस एक्स्ट्रा, कमीशन चार्जेस एक्स्ट्रा, या फिर कभी कभी यहाँ पे लेबलिंग, डिजाइनिंग चार्जेस, रॉयल्टी, वारंटी, इंश्योरेंस चार्जेस, धर्मदा, धर्मदा मतलब वो धर्म के नाम पे चैरिटी के लिए कुछ चार्जेस लगाता है, वेवमेंट चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, फ्रेट, इरेक्शन इंस्टॉलेशन, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, जो सेलर एक्स्ट्रा लगाता है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी चार्जेस ओके सप्लायर एक्स्ट्रा लगा रहा है, तो देखो एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज बाय सप्लायर एंड एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय सप्लायर एट द टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो वो ऐड किए जाएंगे। मतलब सप्लाई करते वक्त या डिलीवरी देने के पहले बिल में कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए गए, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए गए, ठीक है, तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए गए तो वो भी ऐड किए जाएंगे। अब दो वर्ड पे आपका ध्यान लाना चाहूंगा, कोई इंसिडेंटल टू सप्लाई होना चाहिए। मतलब क्या? आपने सप्लाई किया और उससे रिलेटेड आपने लेबलिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, कमीशन चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस लगाए, तो वो वैल्यू में ऐड हो गए। और दूसरा मैं आपको ये कहना चाहूंगा, फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर। ये एनीथिंग डन बाय द सप्लायर का मतलब क्या है? समझ लो मैं कोई प्रोडक्ट आपको सेल कर रहा हूं, आपने कहा नहीं नहीं सर दिवाली है, मुझे गिफ्ट पैकिंग करके दो। तो मैंने कहा देखो गिफ्ट पैकिंग करके, तो गिफ्ट पैकिंग के एक्स्ट्रा लगेंगे 50 रुपए। तो अब देखो मैं नॉर्मली गिफ्ट पैकिंग नहीं देता हूं, पर आपने कहा और आपने आपके कहने पे मैंने किया। एनीथिंग डन बाय द सप्लायर, कम ऑन, एनीथिंग डन बाय द सप्लायर। तो अगर कस्टमर के कहने पे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी की गई जिसे चार्जेस लगाए गए, वो भी वैल्यू में ऐड हो गए। यानी अगर मेरा प्रोडक्ट 100 रुपए का है और आपके कहने पे, कम ऑन, आपके कहने पे मैं कुछ एनीथिंग डन कर रहा हूं ओके, और उसके चार्जेस लगा रहा हूं जैसे गिफ्ट पैकिंग के, तो वो 50 रुपए भी वैल्यू में ऐड किए जाएंगे। तो ये बहुत सारे एक्सपेंसेस दिए, इसलिए जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो ऐड कर रहे हो वो 15(2)B का है या 15(2)C का है। What is the difference between 15(2)B and 15(2)C? 15(2)B की अगर हम बात करें तो वो सप्लायर नहीं लगा रहा है, सप्लायर की जस्ट लायबिलिटी थी इनकर्ड बाय रिसिपिएंट। मतलब क्या? मतलब ये कि सप्लायर ने कहा था भाई ये चीजें, ये एक्टिविटी मैं करके दूंगा ओके, यहां पे आपको ट्रांसपोर्ट करके दूंगा, यहां कोई भी ऐसे एक्टिविटी जो मेरे सप्लाई के लिए जरूरी है वो मैं करके दूंगा। लायबिलिटी सप्लायर की थी पर खर्चा रिसिपिएंट ने कर दिया, तो सप्लायर को अपने वैल्यू में ऐड करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये केस में रिसिपिएंट कुछ अपने जेब से नहीं कर रहा है ओके, यहां पे रिसिपिएंट सप्लायर खुद ही इनवॉइस में एक्स्ट्रा लगा रहा है। तो ख्याल रहे, यहां रिसिपिएंट आउट ऑफ पॉकेट कर रहा है, तो यहां पे रिसिपिएंट खुद एक्स्ट्रा लगा रहा है, तो सप्लायर एक्स्ट्रा लगा रहा है। तो सप्लायर ने अपने इनवॉइस में इन रिलेशन टू सप्लाई बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई जो भी एक्स्ट्रा लगाएगा वो वैल्यू में ऐड होगा। सर बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम डिलीवरी देते थे गुड्स की या सर्विस देते हैं, बाद में हम वारंटी चार्जेस लगाते, सप्लाई होने के बाद हम चार्जेस लगाते। अगर आप सप्लाई होने के बाद चार्जेस लगा रहे हो दोस्तों, तो वो केस में वो फिर वैल्यू में नहीं ऐड होता है, उसके लिए सेपरेट डेबिट नोट इश्यू करनी पड़ती है और वो डेबिट नोट में जीएसटी कलेक्ट किया जाता है। चलिए वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं।
ये हमने देखा रिगार्डिंग टू इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। ये समझा क्या? अगर समझा होगा तो यस कहिएगा और आपको क्या करना है? ठोको लाइक। ओके, मेरी रिवीजन अगर आपको अच्छी लग रही है ओके तो बस आप अपना काम करते रहो, मैं आपका पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करते रहूंगा और इस बार 80 बार जीएसटी आपके लिए वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन के ही रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट डी, इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ध्यान से सुनिएगा, फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ये क्या है? ठीक है, डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। तो इसमें हम दो पार्ट देखेंगे, इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी। दो टाइप के इंटरेस्ट जीएसटी में पढ़ने में आते हैं, एक इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट। आपको याद होगा तो लोन का इंटरेस्ट होगा, एडवांसेस और डिपॉजिट का इंटरेस्ट होगा, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है बट एग्जम्प्ट है। हमने पहले भी देखा था सप्लाई टॉपिक में कि इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट ओके ये सर्विस है बट एग्जम्प्ट है। और हमने कंपोजिशन स्कीम में भी देखा था सभी कैलकुलेशन के लिए इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर दिया जाता है। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट यहां पे हम अब कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं? इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अब ये डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, इसका इंटरेस्ट मतलब क्या? मतलब ये है कि मैंने आपको कोई माल बेचा, सप्लाई ऑफ गुड्स किया, या मैंने आपको कोई सप्लाई ऑफ सर्विसेज किया और आपसे पैसा आना बाकी है, कंसिडरेशन आना बाकी है, और आपने ये जो कंसिडरेशन है 1 महीने में देना चाहिए पर आपने नहीं दिया, आपने 2-3 महीना लगा दिया उसके लिए। तो मैंने कहा देख भाई ओके, जो मुझे सप्लाई के अगेंस्ट में पैसा मिलना था तूने लेट कर दिया तो मैं तुझे इंटरेस्ट लगाऊंगा या लेट फी लगाऊंगा। बहुत सी बार होता है ना कि टेलीफोन भी लेट फी लग जाती है, ओके पेनल्टी लग जाती है, सप्लायर हमें लगाता है, तो क्या उसका क्या होगा? क्या वो भी एग्जम्प्ट है? नहीं। ओके, वो क्लॉज डी में ऐड होता है, इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, ये क्लॉज डी में ऐड किया जाएगा और वो टैक्सेबल होगा, वो वैल्यू में ऐड होगा। लेकिन इससे रिलेटेड 3 पॉइंट्स आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान दीजिएगा ओके, और मजा आया तो ठोको ओके। ठीक है, तो कौन से 3 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है? जब आप इंटरेस्ट, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अगर प्रॉब्लम में इंटरेस्ट दिया है, लेट फी दिया है, पेनल्टी दिया है, तो डिफॉल्ट एजम्पशन देना कि वो इंटरेस्ट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। अब इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मतलब क्या? मतलब आप टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहे हो। सुनिए, आप ध्यान से सुनिए ना, आप टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहे हो, ये टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहे हो ओके। टैक्सेबल वैल्यू में प्राइस दिया हुआ है 1 लाख रुपए, आपको प्रॉब्लम में प्राइस दिया 1 लाख रुपए, आपको कमीशन दिया हुआ है, आप कमीशन ऐड कर रहे हो 20,000 रुपए। चलो, आप वारंटी ऐड कर रहे हो, यहां पे वारंटी ऐड कर रहे हो 10,000 रुपए। कोई थर्ड पार्टी पेमेंट होगा इनकर्ड बाय द बायर, तो यहां पे थर्ड पार्टी पेमेंट होगा इनकर्ड बाय द बायर, तो वो आप ऐड कर रहे हो 5,000 रुपए। और ये भी कहा है कि आपने इंटरेस्ट लिया है डिले पेमेंट का। अब इंटरेस्ट वो कह रहे हैं कितना? तो वो कह रहे हैं इंटरेस्ट आपने यहां पे लिया 8,000 रुपए। तो अब ख्याल रहे पूरा 8,000 ऐड नहीं होगा। अगर जीएसटी रेट दिया हुआ है, जीएसटी रेट दिया है 12%, तो आपको इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112 ओके, हाँ ये इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112 इतना जीएसटी आपको ऐड करना है। भाई कैलकुलेटर किधर गया? या होना चाहिए था कैलकुलेटर, है। मतलब आपको 8,000 यहाँ पे 8,000 डिवाइडेड बाय ओके 112 इंटू 100, तो आपका जो भी अमाउंट आएगा, ये काम नहीं कर रहा है, जाने दो 2 मिनट। $8,000 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100, तो आपका जो आएगा 7142। करेक्ट, वेरी गुड। तो आपको 7142 ऐड करना है। सर क्या ये इंटरेस्ट के लिए लेना है क्या? नहीं, इंटरेस्ट होगा, लेट फी भी इंक्लूसिव होगा, एज वेल एज पेनल्टी भी इंक्लूसिव माना जाएगा। तो चलो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्या कि जब भी आप वैल्यू में लोगे तो नॉर्मली इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी भी कंसिडर एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो आपको जीएसटी निकाल के वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। दूसरा, इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी का टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? तो अगर आप सेक्शन 12(6) या 13(6) पढ़ते हो तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा इन अ मंथ व्हेन सच अमाउंट इज एक्चुअली रिसीव्ड। यानी आपको प्रॉब्लम में ये नोट डालना है कि भाई इंटरेस्ट हम वैल्यू में ऐड कर रहे हैं, उसके ऊपर जीएसटी निकाल रहे हैं, लेकिन नॉर्मली इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी का जीएसटी उस मंथ में पे करना पड़ता है जिस मंथ में आपको इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी मिल रही है। ठीक है, और उसके बाद में
जहां तक देखा जाए रेट, सर इस अगर इंटरेस्ट पे हम उस मंथ में जीएसटी निकाल रहे हैं जो मंथ में हमें ये मिल रहा है, तो रेट क्या होगा? रेट ओरिजिनल इनवॉइस के बेस पे। अगर ओरिजिनल इनवॉइस सप्लाई ऑफ गुड्स का है तो जो भी गुड्स का रेट होगा वो, ओरिजिनल इनवॉइस सप्लाई ऑफ सर्विस का है तो जो भी सर्विस का रेट होगा वही रेट से आपका इंटरेस्ट का जीएसटी निकाला जाएगा। तो चलो सर ये तो बात हमें बहुत अच्छे समझ में आ गया। ओके नेक्स्ट, अब हम लास्ट क्लॉज ई की बात करते हैं और वो है सब्सिडी। ओके आपको याद होगा तो वो क्या कहते हैं, कौन सी सब्सिडी आपको ऐड करनी है? सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस बाय पर्सन अदर देन गवर्नमेंट। चलो ये चार्ट से देखते हैं, चार्ट में क्या है भाई, सब्सिडी। ओके अगर सब्सिडी गवर्नमेंट से मिल रही है तो ये वैल्यू में ऐड नहीं होगा। ये हमने कंसिडरेशन के डेफिनेशन में भी देखा और यहां पे बता दो दोस्तों। तो ओके नॉट टू बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर गवर्नमेंट से होगी। अगर सब्सिडी गिवन बाय अदर्स होगा, आई रिपीट, सब्सिडी गिवन बाय अदर्स होगा तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे सब्सिडी लिंक टू द प्राइस होगा तो ही ऐड होगा। अगर सब्सिडी नॉट लिंक टू द प्राइस होगा तो ऐड नहीं किया जाएगा। अब सर ये बताइए, लिंक टू द प्राइस और नॉट लिंक टू द प्राइस इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ओके तो आपको ये बता दूं कि दोनों में बेटा यहां पे ये डिफरेंस है कि जैसे एक लमसम सब्सिडी मिलती है, भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, लो यहाँ पे 2 लाख रुपए। अगर लमसम सब्सिडी होगी जो आपके प्रोडक्ट के प्राइस से कनेक्टेड नहीं है या सर्विस के प्राइस से कनेक्टेड नहीं है तो वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा। पर कभी कभी सब्सिडी ऐसी है, भाई आपके प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है 100, चलो 100 में से 20 रुपीज हमारा, यानी पर जब भी एक प्रोडक्ट सेल करोगे तो 80 आपका 20 हम सब्सिडी देंगे। तो अगर प्रोडक्ट लिंक सब्सिडी होगी, प्रोडक्ट प्राइस लिंक सब्सिडी होगी तो वो 20 रुपीज वैल्यू में ऐड किए जाएंगे इवन दो आप कस्टमर से 80 रुपीज ले रहे हो। नाउ प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि आप की सब्सिडी ऑलरेडी वैल्यू में इंक्लूडेड है, या बहुत सी बार ऐसे वर्ड आते हैं कि गिवन प्राइस एडजस्टेड विद सब्सिडी। अब एडजस्टेड विद सब्सिडी मतलब उसमें से सब्सिडी निकाल दी है। अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी निकाल दी है तो अच्छी बात है, लेकिन अदर की सब्सिडी होगी तो आपको वो वापस ऐड करनी पड़ेगी। तो वर्डिंग्स के तरफ यहां ध्यान देना। बहुत सी बार आता है कि गिवन प्राइस कंसीडरिंग द सब्सिडी, विदाउट कंसीडरिंग द सब्सिडी, एडजस्टेड विद सब्सिडी। तो वर्ड्स केयरफुली देखो और ये प्रॉपरली लिखो, उसका एक प्रॉपर चार्ट बनाओ कि वर्डिंग्स कैसे है ओके और हमें क्या एडजस्टमेंट करनी है। तो जब आप क्वेश्चनियर सॉल्व करोगे तो इस बात का आपको पूरा ध्यान देना है। समझा होगा तो यस, आपको क्या करना है आपको पता है। तो चलिए यहां पे हमने ये देखा सब्सिडी। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे और वो है डिस्काउंट। ओके क्या हमें डिस्काउंट का डिडक्शन मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा डिस्काउंट का डिडक्शन। अब लॉ क्या कहता है? एनी डिस्काउंट, अब भाई नाम कुछ भी हो, नाम कुछ भी हो, एनी डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। देखो सप्लाई करने के पहले या सप्लाई जिस दिन कर रहे हो उस वक्त अगर आप डिस्काउंट दे देते हो तो नाम कुछ भी हो, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, टर्न ओवर डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, वारंटी डिस्काउंट, व्हाटएवर इट मे बी, सभी डिस्काउंट का डिडक्शन मिल जाएगा, डिडक्टिबल फ्रॉम वैल्यू। ओके लेकिन आपको ये डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई देना पड़ेगा, एट द टाइम ऑफ सप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में लेकिन आपका डिस्काउंट जो होगा, डिस्काउंट इज गिवन आफ्टर सप्लाई, तो गवर्नमेंट कहती है रुको रुको रुको, इसमें लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर सप्लाई के बाद डिस्काउंट दिया जा रहा है तो हमें बताओ क्यों दिया भाई, पहले क्यों नहीं दिया? ओके सप्लाई के बाद दे रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, कोई कैश में एडजस्टमेंट तो नहीं कर ली ना? तो नहीं। अब देखो सप्लाई के बाद अगर डिस्काउंट होगा तो हम डिडक्शन देंगे, पर कुछ शर्तें हमारी। क्या वो अग्रीड था? अगर पहले से अग्रीड था तो आगे बढ़ेंगे। अगर पहले से वो अगर ऑलरेडी अग्रीड नहीं था, नॉट अग्रीड मतलब ना इनवॉइस में कहीं लिखा था ना एग्रीमेंट में कहीं लिखा था और वो अग्रीड नहीं था, तो अगर अग्रीड नहीं होता तो आपको डिस्काउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए प्रॉब्लम में जब भी डिस्काउंट आए तो ये देखना कि वो अग्रीड था या नहीं था। अगर अग्रीड नहीं था तो डिस्काउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर वो ऑलरेडी अग्रीड था, सुनिए ऑलरेडी अग्रीड था, तो वो फिर 2 और कंडीशन लगेगी। क्या वो लिंक टू द इनवॉइस है? क्या वो डिस्काउंट बताया जा रहा है कौन से इनवॉइस का? यस। और आईटीसी रिवर्स बाय रिसिपिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, जो भी पोस्ट रिमूवल डिस्काउंट है, जिसे मैं पोस्ट रिमूवल और आफ्टर रिमूवल डिस्काउंट कहता हूं, ये डिस्काउंट का डिडक्शन 3 शर्तों पे मिलेगा। कम ऑन मेरे साथ यहां पे देखो, कौन सी शर्त? वो अग्रीड होना चाहिए, लिंक टू द प्राइस होना चाहिए, लिंक टू द इनवॉइस होना चाहिए, और आपके रिसिपिएंट ने जो पूरी इनवॉइस का आईटीसी ले लिया था तो डिस्काउंट का जो प्रोपोर्शनेट आईटीसी आता है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने ओरिजिनल इनवॉइस तो फुल वैल्यू का दे दिया और उसके बाद डिस्काउंट दे रहे हो, तो आपको डिस्काउंट का डिडक्शन मिलेगा, आपका उतना टैक्स कम कर दिया जाएगा, लेकिन आपके रिसिपिएंट ने उतना प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट जो है ओके वो रिवर्स करना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको पोस्ट रिमूवल डिस्काउंट का डिडक्शन मिलेगा। समझा क्या बेटा? ओके पूरा याद आया क्या? याद आया होगा तो यस ठोको यहां पे। चलिए
उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस आए थे। स्टैगर्ड डिस्काउंट, जैसे बाय मोर सेव मोर ऑफर, पहला कस्टमर आया, भाई तुझे कितना डिस्काउंट चाहिए, ओके तूने कितने क्वांटिटी ली, चल 10% डिस्काउंट। दूसरा आया, ओके तूने अच्छा इतनी सारी क्वांटिटी ली, 20% डिस्काउंट। तीसरा आया, उसने बल्क में लिया, 40% डिस्काउंट। क्या मैं ऐसे स्टैगर्ड ओके अलग अलग डिस्काउंट दे सकता हूं? यस, दे सकता हूं। ओके कोई मतलब वैल्यू है ट्रांजैक्शन वैल्यू, हर ट्रांजैक्शन की वैल्यू अलग, हर ट्रांजैक्शन के डिस्काउंट अलग, इसलिए मैं अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग डिस्काउंट दे सकता हूं। अगर वो इनवॉइस में बताया जा रहा है तो मैं वो एक्सक्लूड किया जाएगा। उसके बाद में पीरियोडिक और ईयर एंड डिस्काउंट, कभी कभी क्या डिस्काउंट मैं जब जो देता हूं एट द टाइम ऑफ सप्लाई नहीं देता हूं, एट द टाइम या बिफोर सप्लाई नहीं देता हूं, ईयर एंड डिस्काउंट देता हूं। ईयर एंड डिस्काउंट मतलब क्या कि भाई देखो ओके यहां पे बिजनेस करो, कस्टमर को कहता हूं मेरे डीलर है कस्टमर, तुम भी आगे बेचो, जितना माल उठाओगे मैं ईयर एंड में या हाफ ईयर एंड में देखूंगा और आपको एक साथ डिस्काउंट पास ऑन करूंगा। तो क्या ईयर एंड डिस्काउंट या पीरियड डिस्काउंट या वॉल्यूम डिस्काउंट का डिडक्शन मिलेगा? यस मिलेगा, लेकिन आपको ये कंडीशन, ये क्लॉज ए है और ये क्लॉज बी है, तो बी की कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या वो पीरियोडिक और ईयर एंड डिस्काउंट जो आपने एट द टाइम ऑफ सप्लाई नहीं दिया था, बाद में दिया था, क्या अग्रीड था? हाँ एग्रीड था। क्या लिंक टू द इनवॉइस है? हाँ, हर इनवॉइस से रिलेटेड हमने बताया हुआ है। क्या वो रिसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्स की है? हाँ। अगर ये सारी कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो ईयर एंड डिस्काउंट का भी आपको डिडक्शन मिलेगा। सेकेंडरी डिस्काउंट, सेकेंडरी डिस्काउंट भी वही है बेटा। सेकेंडरी मतलब क्या? आपने एट द टाइम ऑफ सप्लाई नहीं दिया, मतलब नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ओके, और आपने बाद में दिया, तो सेकेंडरी डिस्काउंट का डिडक्शन तभी मिलेगा अगर 15(3)(b की सारी कंडीशंस आप फुलफिल कर दोगे। मतलब वो एग्रीड होना चाहिए, वो लिंक टू द इनवॉइस होना चाहिए और आपके रिसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्स कर देना चाहिए। ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको ये डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने यहां पे सेक्शन 15(1), 15(2) और 15(3) कंप्लीट किया। अब आपको अपना काम करना है, मैंने अपना काम कर दिया है। आपको क्या करना है? ओके, क्वेश्चनर्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस ऐसे उठाना है जो पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक आपको सॉल्व करके देखना है, पर इजी वाले नहीं। ओके यहां पे ओके इजी वाले नहीं, आपको जो है ओके पूरा पढ़ लेना है और उसमें जो टफ क्वेश्चन है वो उठाना है, और वैल्यूएशन पे क्वेश्चन आया तो मार्क्स छोड़ने नहीं हैं। चलिए दोस्तों, तो ये हमने देखा यहां पे 51, 52, 53। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट सीवीआईसी क्लैरिफिकेशन है। अब ये क्लैरिफिकेशन में मैं कह दूं कि यहां पे ठीक है,